उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक इंडी गठबंधन में लाल संग्राम छिड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच सीट बंटवारे पर ठीक से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के सामने बैकफुट पर नजर आ रही है। और ये तब हुआ है जब कांग्रेस ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। दरअसल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस यूपी में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और इस पर अखिलेश यादव ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। फिर अजय राय ने कहा कि कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना रही है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी बातें ठीक नहीं है। अजय राय ने इतना तक कह दिया कि सीट का प्लान कांग्रेस लगभग तैयार कर चुकी है। तो इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता इस पर फैसला लें। इतना ही नहीं, ये सीट बंटवारे की ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और पंजाब तक सुनाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हुए नजर आए कि बंगाल में टीएमसी का पतन तय है, ममता सरकार गिरकर रहेगी और आने वाले दिनों में बड़े धमाके होंगे। तो वहीं कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा ने कहा कि पंजाब में सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के 32 एमएलए कांग्रेस के संपर्क में हैं। जरा सा धक्का लगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी, यह भी कहना है कांग्रेस का। यानी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम बंगाल तक सीटों को लेकर गठबंधन में दरार की स्थिति पैदा हो गई। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और वास्तविक बताते हैं पड़ताल करके कि स्थिति क्या है और किस तरीके से सियासी माहौल सीटों पर गरमाया हुआ है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। मीटिंग हुई, 3 राउंड मंथन चला, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। दरअसल इंडिया गठबंधन में टूट की पोल कोई और नहीं खोल रहा, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ही अपने गठबंधन साथी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और निशाने पर अखिलेश यादव को लिया है और अब तक का सबसे बड़ा सच बता दिया। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा, और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है। हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। अजय राय ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस तो गठबंधन साथियों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रही है, लेकिन कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल अपने फायदे के लिए 1 सीट 1 फेस वाले फॉर्मूले को चुनौती दे रहे हैं। यानी बागेश्वर की परीक्षा में जब समाजवादी पार्टी पास नहीं हो पाई, तो अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अजय राय ने कहा, यूपी में सभी 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन 80 सीट की तैयारी कर रहा है। हम दिन रात अपने प्लान पर काम कर रहे हैं। यानी मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल भले ही एक छत के नीचे आ गए हों, लेकिन अब तक इन 26 दलों में ठीक से तालमेल नहीं बैठ पाया और इसी वजह से इंडिया गठबंधन में अभी से टूट के संकेत मिलने लगे हैं। यहाँ तक कि जब अखिलेश यादव को कांग्रेस का एजेंडा समझ में आया तो उन्हें भी इस पर सफाई देनी पड़ी। वो 80 में नहीं लड़ेंगे, देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे। भाई उनके बारे में हमें नहीं कहना। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना है वो बैठते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। यानी अखिलेश यादव को सफाई देते नहीं बन रही, तो दूसरी तरफ बंगाल और पंजाब में भी गठबंधन साथी आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी का पतन तय है, ममता सरकार गिर कर रहेगी। तो पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, पंजाब में सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। आपके 32 एमएलए हमारी पार्टी के हैं। कांग्रेस शासक दल आज गोष्ठीद्वंद्वे दीर्घ विदीर्ण আরো বড় বিস্ফোরণ আগামী দিনে হবে, তাহলে অপেক্ষা করুন। এই দলকে বলে রাখলাম, আজকে মমতা নয় ভগবানও বাঁচাতে পারবে না তৃণমূল দলকে। তৃণমূল দলের পতন হতে হবে, भगवान ही दल के बाँचाते पारबे ना। 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां कांग्रेस ने लड़नियां ने, साडा समर्थन दो। 13 सीटां ते जित्ती है, मैं तुहानू यकीन दवाना है सरकार उस तो बाद 13 सीटां जे तुसीं सानू जिताओगे 2 महीना तो वध नहीं कटेगी, क्योंकि मिनिमम 32 बंदे
ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨੇ 32 ਆਦ 18 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ थोड़ा जा लाहौर मारना चित करके चलो। यानी इंडी गठबंधन की नैया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही गोते खाने लगी है और ऐसे में कुछ सवाल है जो 26 दलों के मेल और सियासी खेल को बयां करने के लिए काफी है। सवाल है सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, आप और कांग्रेस में सामंजस्य कैसे बैठेगा, ममता बनाम अंधेर की जंग कैसे खत्म होगी, घोसी उपचुनाव के बाद सपा की डिमांड बढ़ेगी। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक और बिहार से लेकर पंजाब तक इंडी गठबंधन का हिसाब किताब बिगड़ चुका है। मतलब साफ है, जहां यूपी में समाजवादी पार्टी को अपने सहयोगियों से ही चुनौती मिल रही है, ऐसे में बिहार, दिल्ली और बंगाल के सीट शेयरिंग पर कैसे तालमेल बैठ पाएगा। क्योंकि यहाँ भले ही कांग्रेस गठबंधन की बात कर रही हो, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की एक नहीं सुन रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहां विपक्ष जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात कर रहा है, वहीं बीजेपी ने सर्व समाज को साधने के लिए ओबीसी सम्मेलन के साथ ही दलितों को जोड़ने के लिए बस्ती संपर्क अभियान और संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करती है, जिसके तहत उन वोटर से संपर्क साधा जाएगा जिसके लिए अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने रणनीति तैयार नहीं की। बीजेपी ने मास्टर प्लान के तहत उत्तर प्रदेश में 2127 दलित बस्तियों को चिन्हित किया है और इन बस्तियों के 2 लाख से ज्यादा दलित परिवारों से संपर्क साधा जाएगा। साथ ही दलित परिवारों से संपर्क साधने के बाद उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जाएगा और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी उनको दी जाएगी। और इसके लिए बाकायदा मंत्री, सांसद और विधायकों को जिम्मेदारी दे दी गई है, जो आज से ही काम पर लग चुके हैं। और अब आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले मुस्लिमों को साधने के लिए पसमानदा प्लान, फिर ओबीसी को साधने के लिए सोशल प्लान और अब दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत पार्टी दलित बस्तियों तक पहुंचने के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और 2 अक्टूबर से पहले इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दलित बस्तियों में दलित संवाद और संपर्क अभियान चला रही है। फिलहाल बस्ती संपर्क संवाद अभियान 2 अक्टूबर तक है, लेकिन इसे दिसंबर तक चलाने पर सहमति बन गई है। इसके तहत सांसद, विधायकों की लिस्ट तैयार हो गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री भी दलित बस्तियों में जाएंगे। दलित बस्तियों में जाकर पार्टी फीडबैक भी जुटाएगी। सरकारी योजनाओं से अनुसूचित जाति को मिल रहे लाभ की जानकारी देंगे। यूपी बीजेपी की अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने कहा कि हम वंचित वर्ग के बीच काम करते रहे हैं। बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान जो है, हम पिछले वर्ष भी इसको कर चुके हैं। तो इससे जो मुझे लोगों की जानकारी, उनका जो मुझे व्यू मिला, उसको लेकर के एक बार फिर हम अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं। और जब हम लोग उनके बीच में गए तो उन्होंने कहा चुनाव से पहले पहला है कोई दल जो मेरे पास अभी आया। लेकिन इस बार और सघनता के साथ इसको करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए बीजेपी का ये अभियान अब गांव-गांव में चलने वाला है, जिससे अनुसूचित जाति को साधा जा सके और उन्हें भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर 2024 के चुनावी लिहाज से संघ ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें सिर्फ 80 नहीं बल्कि 80 + 20 यानी संपूर्ण वोट बैंक का संदेश छिपा हुआ है। और आरएसएस की कोशिश संपूर्ण समाज को संगठित करने की है और इसी को लेकर मोहन भागवत ने मुस्लिमों को लेकर के बड़ी बात कही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारे ही हैं। मुस्लिमों की सिर्फ पूजा पद्धति बदल गई है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि देश जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का भी है। ऐसे में संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना जरूरी है और इसके लिए हिंदू मुसलमान दोनों को राष्ट्र हित में काम करना होगा और विकसित राष्ट्र के निर्माण में सभी को अपना अपना योगदान देना होगा। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और समझते हैं कि मोहन भागवत के बयान के मायने क्या है और इसे किस तरीके से समझा जाए।
24 के रण में बीजेपी और आरएसएस ने वो प्लान तैयार किया है जिससे हिंदू के साथ अब मुस्लिम भी साथ आने वाले हैं। मोहन भागवत ने उस भाईचारे की पटकथा लिख दी है जिससे अल्पसंख्यक वोट बैंक पर पकड़ बनाई जा सकेगी और उस इतिहास को दोहराया जाएगा जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वाला नारा दिया जाएगा, क्योंकि संघ प्रमुख का संदेश साफ है, मुस्लिम भी हमसे अलग नहीं, वो भी हमारे ही हैं। बस उनकी पूजा पद्धति बदल गई है, ये देश उनका उतना ही है जितना हमारा है। मोहन भागवत का ये बयान उस वक्त आया है जब वो उत्तर प्रदेश प्रवास पर थे, जहां उन्होंने 80-20 का नहीं बल्कि 100% का नारा दिया है। और अगर ये पहल फिट बैठ गई तो इंडी गठबंधन के लिए संकट के बादल मंडराने लगेंगे। 2024 में आरएसएस ने खाका खींच लिया है और प्लान तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में आरएसएस जिस एजेंडे से आगे बढ़ेगी उसका सीधा सा प्लान यही है कि महिला, मुस्लिम और नौजवान। आरएसएस ने लगातार, जो आरएसएस के चीफ रहे उन्होंने बैठकें की। 5 दिवसीय इस प्रवास के दौरान आरएसएस चीफ ने सीधे तौर पर महिला, मुसलमान और नौजवान पर फोकस किया। यानी कि आरएसएस चीफ ने सीधे तौर पर अपने तमाम पदाधिकारियों से कहा कि मुस्लिम समाज हमसे अलग नहीं है और उसको जोड़ना है। दरअसल मोहन भागवत संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहते हैं। भागवत ने जोर देकर कहा कि मुस्लिम भी हमसे अलग नहीं हैं, वो भी हमारे हैं। ऐसे में अब बीजेपी के साथ मिलकर संघ भी मुस्लिमों को एकजुट करने की तैयारी में है, जिससे 24 में बीजेपी को चुनावी मजबूती दिला सकें। संघ प्रमुख ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए सभी सक्रिय भूमिका निभाएं। समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए जरूरी है कि सभी मिलकर इस दिशा में काम करें। संघ चाहता है कि एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में सभी का योगदान हो। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। देश में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो इस तादाद से बैर रख करके या नफरत फैला करके देश को तरक्की पे नहीं लाया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत और आरएसएस के दरमियान मुसलमानों के साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए। आदरणीय मोहन भागवत जी एवं संघ का यह अपना मंतव्य है, विचार है, लेकिन हम संत समाज धर्माचार्यों का एक ही भाव है, मंतव्य है। हम लोगों ने, हिंदुओं ने, सनातनियों ने मुस्लिमों को साथ लेकर चलने का बहुत पहल की है, भाईचारा खूब निभाया है, लेकिन ये लोगों की तरफ से कोई भाईचारा नहीं निभाया जाता। 2024 से पहले मोहन भागवत की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को संघ के साथ जोड़ने का है और उन्नत राष्ट्र की नींव को और मजबूत करने का है। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए स्वयं सेवकों के किए जा रहे कार्यों का हवाला देते हुए सभी को इसके साथ जोड़ने की अपील की और लगे हाथ मुस्लिमों को भी संदेश दे दिया, जो चुनावी पटल पर अटल साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुस्लिमों के प्रति आरएसएस और बीजेपी का झुकाव समाजवादी पार्टी के लिए तनाव की स्थिति पैदा कर चुका है, क्योंकि रामपुर और स्वार में हार को कबूल नहीं करने वाले अखिलेश को अब छिटकते मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सताने लगी है और इसी डर में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क मुस्लिमों को भड़काने में जुटे हुए और बाबरी की याद भी वो दिला रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब उस मुद्दे को धार दे रही है जिससे मुस्लिम वोट बैंक को पाले में किया जा सके, क्योंकि रामपुर में हार और स्वार में दरार ने अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है। तभी तो समाजवादी पार्टी के सांसद अब लव जिहादी राग छेड़ चुके हैं। अच्छी चैन की जिंदगी गुजारते थे तो इस किस्म की नफरत हिंदू मुस्लिम और ये सारी नफरत नहीं थी। ये सब देन ये बीजेपी की तो है और इसकी आरएसएस की देन है तो जी। तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर या ये जो दहशतगर्दी फैली हुई है और जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो क्या ये जायज़ है? लव जिहादियों के खिलाफ यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच समाजवादी पार्टी को चिंता मुस्लिम वोट की सताने लगी है।
और यही वजह है कि सांसद शफीकुर रहमान ने लव जिहाद और भूमि जिहाद का ठीकरा आरएसएस और बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया है। दरअसल बीजेपी के मुस्लिम प्लान से सपा की टेंशन बढ़ गई है। रामपुर में हार भी समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं रही। स्वार उपचुनाव में हार की कसक भुलाए नहीं भुला रहे और इसी खातिर समाजवादी पार्टी के नेता खुद को मुस्लिमों के हितैषी बता रहे हैं। बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का राग छेड़ दिया और बीजेपी को आइन के हिसाब से मुल्क चलाने की नसीहत दे डाली। बाबरी मस्जिद की शहादत का मकसद ये है कि मुसलमानों को चैलेंज था कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो जहाँ तक मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई भी गिरजा हो, कोई भी इबादत गाह हो, उसको तो किसी भी गवर्नमेंट को छेड़ना भी नहीं चाहिए। और वो इबादत का मसला अपनी अलहदा है। हर कौम हर मजहब के एतबार से अपने अपने हिसाब से इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसके खिलाफ सारी कार्रवाई हो रही है। हालांकि बात अगर मुस्लिम वोट बैंक की हो रही है तो असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को साधने के लिए हाथ आजमा रहे हैं और उन पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं जो बात तो मुसलमानों की करती है लेकिन मौका आने पर पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। ये कांग्रेसी ऐसे है, समाजवादी लालू की पार्टी। अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो, तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ। खैर, अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में सवर्ण को छोड़कर मुस्लिमों का भी जिक्र है जिसे साधने के लिए एक बार फिर जोर लगाया जा रहा है। हालांकि अखिलेश का MY फॉर्मूला अब तक सुपर डुपर फ्लॉप ही रहा है। ऐसे में शफीकुर रहमान बर्क के बयान के मायने क्या हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दुनिया में एक ऐसी महामारी दस्तक दे रही है जो 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। इस एंटीसिपेटेड महामारी को WHO ने डिजीज X नाम दिया है, जो कोरोना से भी कई गुना खतरनाक साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि डिजीज X कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है। डिजीज X भी कोरोना की तरह ही फैलने वाली बीमारी है और बताया भी जा रहा है कि मौजूदा वायरस की वजह से यह महामारी दुनिया में फैलेगी और इस महामारी से 5 करोड़ लोगों की मौत होने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी है। और इसी खतरे को महसूस करने के बाद ब्रिटेन में वैक्सीन बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे नई महामारी दुनिया में तबाही लाने वाली है। कोरोना वायरस की दहशत अभी खत्म भी नहीं हुई है कि सामने आ गया है एक और बीमारी का खतरा। कहा जा रहा है कि कोरोना से ये बीमारी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। यूके के मेडिकल एक्सपर्ट ने दावा किया है कि आने वाले समय में एक और महामारी हमारे सामने आएगी जिसका नाम डिसीज X रखा गया है। डिसीज X कोविड-19 की तुलना में 7 गुना ज्यादा घातक हो सकती है। ये खुद में कोई वायरस या बीमारी नहीं है, लेकिन एक टर्म है जिसका इस्तेमाल ऐसे वायरस, इन्फेक्शन या फिर बीमारी के बारे में किया जाता है जिसका वर्तमान में किसी को नहीं पता होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मेडिकल एक्सपर्ट ने डिसीज X महामारी के बारे में चेतावनी देते हुए बताया है कि इस नई महामारी में कोरोना वायरस की तुलना में 20 गुना ज्यादा मौतें होंगी, जो करीब 5 करोड़ के करीब हो सकती हैं। यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली डेम केट बिंघम ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है कि अगली महामारी कम से कम 50 मिलियन लोगों की जान ले सकती है।
यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली डेम केट बिंघम ने आगाह किया है कि डिसीज एक्स कोविड-19 से 7 गुना अधिक घातक साबित हो सकती है। कोरोना अभी भी वैश्विक स्तर पर एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में WHO ने एक नई महामारी के लिए अलर्ट कर दिया है। जहां कोरोना के नए म्यूटेशन और ट्रांसमिशंस देखे जा रहे हैं, वहीं पर अब एक नया जो माना जा रहा है खतरा सबके लिए हो सकता है और ये कोरोना से काफी ज्यादा घातक होगा। इसका नाम एक्स डिजीज बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इसका शिकार होंगे, लाखों मौतें हो सकती हैं। तो अभी से WHO ने अलर्ट कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि एक्स डिजीज क्या है। इसको सबसे पहले 2018 में इसका नाम लिया गया था। एक्स डिजीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक टर्म है जब किसी बीमारी का नहीं पता लग पाता कि कौन सा संक्रमण जो है वो घातक रूप लेगा, इसके लिए इसको यूज किया गया है। वैज्ञानिक 25 वायरस फैमिली की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक में हजारों व्यक्तिगत वायरस शामिल हैं। इन वायरस में से कोई भी एक गंभीर महामारी में बदल सकता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने डिसीज एक्स से बचाव के लिए टीके बनाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इस टीके को बनाने में 200 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल हैं। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने मई में जिनेवा में हुए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में इसे लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने आगाह किया था कि ये कभी भी आ सकती है, जिससे भयंकर बीमारी फैल सकती है और भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। डिसीज एक्स को पैदा करने वाला कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस भी हो सकता है और अभी इसका कोई इलाज नहीं है। जैसा कोरोना के मामले में हुआ था, बाद में जाकर कोरोना की वैक्सीन डेवलप की गई थी। जानकारों का कहना है कि ये बीमारी किसी जानवर से फैलनी शुरू हो सकती है। इस टर्म को जूनेटिक कहा जाता है। कोरोना, इबोला और HIV जूनेटिक ही है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा डिसीज एक्स के लिए अभी से वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। वैक्सीन बनने से इस बीमारी के असर को कम किया जा सकेगा। 25 से ज्यादा वायरसेस की फैमिली को म्यूटेशन पर रखा गया है और मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग लगातार बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि तमाम जो है म्यूटेशंस देखे जा रहे हैं। ऐसे में ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सी बीमारी जो है वो नया जोखिम बन सकती है। ऐसे में WHO ने अलर्ट कर दिया है और लोगों को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी उसी तरीके से सावधानी बरतनी होगी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा और अभी से जो साइंटिस्ट हैं वो इन 25 वायरसेस पर जुट गए हैं, नई वैक्सीनेशंस पर विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये अलर्ट काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर ये एक्स डिजीज जो है वो फैलता है तो ये बहुत बुरे स्तर पर फैलेगा और एक चुनौती, एक चैलेंज जो है वो फिर से सबके लिए खड़ा होगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। हरदोई में गणपति महोत्सव मूर्ति विसर्जन में छेड़छाड़ के आरोपी अफजल को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में अफजल के पैर में गोली लगी है। पियानी से शाहबाद मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। दरअसल पेशी के लिए ले जाते वक्त अफजल ने दरोगा की पिस्टल छीन ली, फरार होने की कोशिश करने लगा। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो अफजल ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अफजल के पैर में लगी, जिसके बाद अब ये बड़ी जानकारी सामने आई कि पुलिस उसको प्राथमिक उपचार के लिए लेकर गई। आपको बता दें कि छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने सुसाइड की कोशिश की थी, जिसका इलाज लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। उधर सीतापुर में काजल किन्नर की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई नाबालिग बच्चों को नपुंसक बनाकर भीख मंगवाने का आरोप है। पुलिस ने भिक्षावृत्ति से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर लिया है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। 3 प्लॉट, 2 कार, 1 स्कूटी, बाइक सहित बैंक के खाते जब्त कर लिए गए हैं। अटरिया पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।